स्मार्ट सोलर से मेरा नाम वकास खलीक है और आज हम आपके पास हमारे स्टूडियो में लेके आए हैं वकार अहद साहब को। वकार अहद साहब का ताल्लुक फोटोन एनर्जी सोल्यूशन से है। वकार साहब का पिछले 10 साल में बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है सोलर पैनल्स की इंडस्ट्री में। बेशुमार ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड सिस्टम्स के ऊपर इनकी बड़ी डिटेल रिसर्च है और बहुत ज़बरदस्त इंस्टॉलेशंस की हैं। तो हमारे पास बेशुमार कन्फ्यूजन्स होती हैं लोगों को सोलर पैनल की डेटा शीट को पढ़ने के बारे में। सोलर पैनल की डेटा शीट्स के ऊपर बेशुमार ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसके बारे में आम इंसान को नहीं पता होता। तो हमने इसके लिए आज वकार साहब को अपने स्टूडियो में बुलाया और वकार साहब हमें बताएंगे कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब होता है और कौन सा सोलर पैनल ज़्यादा बेहतर होता है और किन पैरामीटर्स को हम देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा सोलर पैनल ए ग्रेड है और कौन सा बी ग्रेड है। तो जी वेलकम वकार साहब, हाउ आर यू? थैंक यू। तो वकार साहब, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पोली पैनल्स को प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग मोनो पैनल्स को प्रेफर करते हैं। तो ये मोनो और पोली का क्या चक्कर है? हर बंदा हमेशा कंफ्यूज रहता है, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं। जी देखिए, इस तरह के जब ये सोलर पैनल्स का हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब काम शुरू हुआ, ज़्यादातर उस वक्त प्रेफरेंस मोनो क्रिस्टलाइन की समझी जाती थी। लोग कहते थे मोनो बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी के पास कोई ज़्यादा रीजंस नहीं होती थी को बताने के लिए। हम पूछते थे, कहते थे ये वो लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करता है। ट्रूली स्पीकिंग, अगर हम उस दौर की बात करें, मोनो और पोली में जो फ़र्क था आउटपुट का, वो इट वॉज नॉट मोर देन 1%। ठीक है, अलबत्ता मोनो की लाइफ थोड़ी सी बेहतर थी और हमेशा से उसकी क्वालिटी बेहतर ही रही है। बाद में पोली इसलिए ज़्यादा मशहूर हुआ क्योंकि पोली की आउटपुट तो थोड़ी सी कम ही थी मोनो से निस्बत, लेकिन उसका 10% प्राइस ड्रॉप था। तो पूरी दुनिया में वो ज़्यादा मशहूर हुआ उसकी प्राइस कम होने की वजह से। बाद में मोनो क्रिस्टलाइन की और सेल टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है, इतनी रैपिड डेवलपमेंट हुई है दुनिया में कि मोनो क्रिस्टलाइन बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट हो गया। अब हाई एफिशिएंसी की वजह से उसका जो मटेरियल कॉस्ट था वो तो उतना ही था, पर वाट वो चार्ज करते हैं। और हाई टेक्नोलॉजीज़ होने की वजह से ये पीआईडी और डिफरेंट इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ नई आई हैं, पर्क टेक्नोलॉजी आई है, उसकी वजह से उसके प्राइस ड्रॉप आ गया। द डिफरेंस बिटवीन मोनो एंड पर्क, अब जो डिफरेंस है प्राइस है वो तो बहुत कम हो गया और बहुत सारी कंपनीज ने इवन पोली बनाना ही छोड़ दिया अब। ओके, तो वकार साहब, सबसे ज़्यादा जब हम डेटा शीट को खोलते हैं, किसी भी सोलर पैनल की डेटा शीट को खोलते हैं, तो सबसे ऊपर पॉजिटिव टॉलरेंस के बारे में लिखा होता है। तो ये क्या होता है पॉजिटिव टॉलरेंस? जी, जो पॉजिटिव टॉलरेंस है उसके लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही होता है कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग होती है सोलर सेल्स की, उस वक्त ना कोई स्पेसिफिक एक ख़ास वोल्टेज का सोलर सेल नहीं होता। वहाँ जब वो सेल्स प्रिपेयर करते हैं तो उसकी सॉर्टिंग होती है। तो उसकी सॉर्टिंग के बेस पे वो एक डाटा शीट में होता है कि 430 है, 435, 40 और 45 तक होता है। अब इवन जब सेलेक्ट करते हैं ना, 435 जैसे सेलेक्ट किया है उन्होंने, उसके लिए भी कोई एग्जैक्ट वही पावर के सारे सेल्स नहीं होते। यानी अगर हम 435 वाट का पैनल लें, कोई 35 भी हो सकता है, 36, 37, 38 भी हो सकता है, 39 तक भी हो सकता है। तो उन्होंने 5% इसलिए रखा होता है कि कम से कम हमें जो 435 वो तो अचीव कर लें। सेकंड फैक्टर उसका ये भी होता है कि हर सोलर पैनल ने फर्स्ट यूजेज में थोड़ा सा डिग्रेड होना होता है, जो लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन कहते हैं। जी, मैं इसी की तरफ आना चाहूँगा। थोड़ा सा लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होती है बेसिकली? देखें, लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन जो है वो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है सोलर पैनल्स की, उस वक्त बोरॉन डोप्ड सेल्स होते हैं। जो बोरॉन डोप्ड सेल्स होते हैं उसकी ऑक्सीजन एंड लाइट के साथ एक इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वजह से जब फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है सोलर पैनल्स का तो वो ड्रॉप कर जाता है। डिपेंड कर ये लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन के अंदर ये इफ़ेक्ट आता है कि जब उसका सेल्स बनाते हैं तो उसका बोरॉन और ऑक्सीजन की एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट टाइम एक्सपोज होता है टू लाइट, तो उस वक्त उसके अंदर एक डिग्रेडेशन आती है। दिस डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ सेल, द कंपनी यू आर परचेजिंग द सोलर पैनल, और उसका लिखा होता है कि हमारी लोएस्ट LID है या जो भी उसके पैरामीटर्स लिखे होते हैं, लेकिन 1 to 3% तक उसका ड्रॉप आना ही होता है ऑलमोस्ट एवरी सेल सोलर पैनल्स इन दिस। तो क्या मैं आपकी बात का मतलब ये समझूं कि कोई भी सोलर पैनल जब लैब से निकलता है तो वो 100% होता है और निकलते साथ ही पहले कनेक्शन के बाद उसकी अंदर कोई ना कोई डिग्रेडेशन आ जाती है और वो लैब वाली एग्जैक्ट सतह पे दोबारा नहीं आ सकता पहले? जी, वो STC कंडीशंस होती है, फ्लैश टेस्ट होता है। ओके। तो उसमें जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस STC को कहते हैं, उस पर जब करते हैं वो तो एक फ्लैश
चलता है और वो आपको पावर बता देता है। लेकिन जब हम एक्चुअल कंडीशंस में लेके आते हैं वो सनलाइट एक्सपोज कंटिन्यूसली होता है। तो डिग्रेडेशन में ही एक पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन भी होती है, अक्सर डेटा शीट्स के ऊपर सेकंड नंबर पे ये भी लिखा होता है, तो ये क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। देखिए पोटेंशियल इंड्यूस डिग्रेडेशन जो है, जैसा कि नाम से समझ आती है कि पोटेंशियली इंड्यूस, पोटेंशियल हम वोल्टेज को नॉर्मली कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे फिजिक्स में पढ़ते थे। तो होता ही है कि जो सेल्स है ना उसकी ख़ास तौर पे ईवीए शीट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर ईवीए शीट जो इथाइल विनाइल एसीटेट की शीट बैकग्राउंड में होती है उसकी क्वालिटीज़ भी होती हैं। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो ह्यूमिडिटी जो है ना हाई टेम्परेचर्स के अंदर वो ह्यूमिडिटी लीक कर जाती है, अप टू सेल्स चले जाते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजंस ये होता है। दूसरा ये, लेकिन ये 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। वन इज़ द वोल्टेज, हाई वोल्टेज कितनी है उसके लिए वो टेस्टेड है कि नहीं, टेम्परेचर कितना ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी कितनी है। अब जब ये चीज़ बढ़ जाती है तो उसके ना एक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो सोलर पैनल के सेल से उसकी बॉडी तक आना शुरू हो जाता है, यानी फ्रेम ऑफ द सोलर पैनल, वहाँ लीकेज शुरू हो जाती है और वो लीकेज अप टू 30% तक हो सकती है, विच इज़ वेरी हाई। तो इसलिए शुरू में तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नोट नहीं गई जो सोलर पैनल्स बने हैं। बाद में ये हुआ कि लोगों ने नोट किया हमारी तो आउटपुट ही जब हाई टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो उससे भी ज़्यादा ड्रॉप आ जाता है। तो नए सेल्स और टेक्नोलॉजीज़ इस तरीके से बनने शुरू हो गए जिन्होंने कहा जी पीआईडी फ्री है, पीआईडी का बहुत ज़्यादा टर्म मशहूर हुआ। तो इसी वजह से ये इसको ना बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है जब परचेज़ करते हैं कि पीआईडी लॉसेस तो नहीं हो रहे उसके अंदर। ओके वकार साहब, एसटीसी किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएंगे हमें। जी, एसटीसी होता है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में जब जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चर होता है तो उन्होंने नंबर ऑफ़ टेस्ट कंडीशंस होती हैं जो उन्होंने इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज्ड है कि 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर उसकी रेडियंस होनी चाहिए, ठीक है, और उसका सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जो विंड है जो चल रही है उसके सोलर पैनल के साथ वो 1 मीटर पर सेकंड होने चाहिए। मेरा ख्याल है ऐसी टेस्ट कंडीशंस तो कोई साल में शायद एक दफ़ा ही मिलती होंगी, इतनी आइडियल कंडीशंस बड़ी मुश्किल से होती हैं क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेल का टेम्परेचर होना वो हमारे पाकिस्तान में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है कि ठीक है, क्योंकि जो सेल का टेम्परेचर होता है वर्किंग कंडीशन में 20 to 25 डिग्री ज़्यादा होता है एज बेस टू एम्बिएंट। अच्छा, ये इस टेम्परेचर के ऊपर मैं थोड़ा सा चाहूँगा आप बताएं कि ये जो टेम्परेचर आपने 25 बताया ये सेल के का ऊपर सरफेस टेम्परेचर की बात करें या इर्द गिर्द जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, एम्बिएंट का नहीं बात कर रहे हैं हम, सेल टेम्परेचर का कर रहे हैं। और जब सोलर पैनल वर्किंग कंडीशन में होता है डिपेंड करता है उस पर कितनी हवा लग रही है, उसका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है टेम्परेचर और इज रिस्पेक्ट टू द एम्बिएंट। तो यानी अगर हमारा 45 हो तो 45 में कह 70 टेम्परेचर उसका हो सकता है, सोलर पैनल का हो जाता है। इसलिए विंड का देखना और जब डिज़ाइन में और चीज़ें देखते हैं बहुत ज़रूरी होता है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे। नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर में जो पैरामीटर्स आपको बताए हैं उस पैरामीटर्स के बेस पे एक फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट होती है और वो बताते हैं हाँ जी इस कंडीशन पे ये इतना पावर दे रहा है। जैसे 400 वाट का सोलर पैनल है तो 400 वाट आउटपुट देता है। पर हमने अभी पीआईडी और एलआईडी डिस्कस किया कि वकार साहब ये एनओसीटी क्या होता है, जैसे नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर भी इसके आगे ब्रैकेट में लिखा होता है, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। जी, जैसे कि नाम से पता लगता है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर एक तो है ना स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस जो हमने डिस्कस किया, एक होती है वर्ल्डी एनवायरनमेंट से वो क्लोज कोई स्टैंडर्ड कंडीशंस बताई हैं कि जो वर्ल्डी एनवायरनमेंट होती है उसमें एक्चुअली सोलर कितना काम करेगा, इसलिए उसको नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर कहते हैं। उसमें उन्होंने रेडियंस 1000 नहीं रखी, उसमें 800 स्टैंडर्ड में रखी है, ठीक है। इसलिए जब आप डेटा शीट देखते हैं उसमें लिखा होता है कि एसटीसी में इतना पावर है और एनओसीटी के अंदर जो उसकी जो पावर आ रही है, ठीक है, वो कितनी आउटपुट दे रहा होगा, तो वो उसमें डिफरेंस होता है। और उसके इवन रेडियंस 1 होती है, टेम्परेचर 20 डिग्री का रखते हैं। अगेन वो हमारे पाकिस्तान से जो पंजाब का और कराची और सिंध का जो है उससे तो मैच नहीं करता। और या माइक्रो क्रैक्स हैं, इसके बारे में भी बताएं। ये भी एक डेटा शीट के ऊपर बड़ा, हर पैनल की डेटा शीट के ऊपर हॉटस्पॉट के बारे में लिखा होता है, उसकी माइक्रो क्रैक्स की डिटेल के बारे में लिखा होता है। जी, हॉटस्पॉट बेसिकली फॉर्म होता ही माइक्रो क्रैक्स की वजह से है और उसकी जो मेजर वजह है वो सेल मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई अच्छी कंपनी है वो उसको सॉर्ट आउट कर देती है, BC ग्रेड में भेज देती हैं, जो कि बहुत सारे इस तरह बिकते हैं। लेकिन जो A ग्रेड होता है वो नॉर्मली अगर उसमें हॉटस्पॉट आ गया, माइक्रो क्रैक्स आ गया, उसकी जो मेजर रीज़न है वो ये है कि मिस हैंडलिंग ड्यूरिंग कैरेज,
ठीक है। हमारे यहाँ जो इसका सोलर पैनल्स की डेटा शीट है उसमें लिखा होता है और मैनुअल्स में लिखा होता है कि आपने सोलर पैनल्स को उठाना कैसे है। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे अनट्रेंड स्टाफ होते हैं जो कि उसको मिस हैंडल करते हैं। क्रॉस नहीं उठा सकते आपको, यू हैव टू पिक इट फ्रॉम द बोथ साइड्स, ठीक है। और कभी आप उसको एक बैक कमर पे लेके नहीं जाना चाहिए उसको, बैक साइड से या फ्रंट साइड से उसके ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए सोलर पैनल्स के ऊपर। इनकी वजह से परमानेंट डैमेजेस आ जाती हैं, माइक्रो क्रैक्स आते हैं। तो क्या ये जो हॉटस्पॉट्स है सिर्फ मिस हैंडलिंग की वजह से हो सकती है, या मिस हैंडलिंग ऑफ द इंस्टॉलर या ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन को मिस हैंडलिंग हो तो उसकी वजह से भी हॉटस्पॉट्स जनरेट हो सकते हैं? बिल्कुल मिस हैंडलिंग की वजह होते हैं कि नॉर्मली होते ही उस वक्त हैं जब हम अपने पैकेज से निकालते हैं और निकाल के इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं। नॉर्मली वही रीजंस होती हैं, अगर तो कंपनी से डिफेक्ट ना आया हो। और उसके बाद ये होता है क्योंकि ये जो सोलर सेल हैं ये बिल्कुल पॉपड़ की तरह होता है, जितना वेफर भी कहते हैं ना वेफर इसको, कहते हैं, बिल्कुल खाने वाला वेफर जैसे होता है अब वैसे वो ये भी एनकैप्सुलेटेड होता है EVA शीट और ग्लास के दरमियान। वो इतना टाइटली एनकैप्सुलेटेड होता है कि वो उसको बचा के रखता है। इसलिए आपने सुना होगा बाईफेशियल और डबल ग्लास, वो इसलिए मशहूर ज़्यादा हो रहा है कि उसके अंदर एक तो PID नहीं है क्योंकि इंसुलेशन है उसकी, और प्लस उसके अंदर माइक्रो क्रैक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं ना होने, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत हाई स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिलती है। और शायद इसी वजह से ये जो बायफेशियल पैनल्स हैं इनकी वारंटीज भी ज़्यादा है। बाकी पैनल्स की हम देखते हैं तो 20 से 25 साल है, माइक्रो ये जो बायफेशियल पैनल्स हैं इनकी 30 इयर्स की वारंटी उनकी वजह यही है क्योंकि डबल ग्लास है, दोनों तरफ से प्रोटेक्शन है। और मिस हैंडलिंग थोड़ी बहुत हो जाए वो बर्दाश्त कर जाता है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा टेम्परेचर कोएफिशिएंट और Pmax, Imax इन सब के बारे में ज़रा थोड़ा डिटेल बताएंगे हमें। जी देखें, ये टेम्परेचर कोफिशिएंसी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो मोस्टली इग्नोर्ड होता है बाय द कस्टमर्स। हम ज़्यादातर इसी बात में रहते हैं यार मोनो है कि मोनो अच्छी है कि पोली अच्छा है, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो ये टेम्परेचर कोफिशिएंसी ऑफ द सोलर पैनल। ये मैं इसी में देखना ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में तो लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट्स या डेटा शीट्स को पढ़े बगैर ही ये कह देते हैं कि जी पोली गर्म इलाकों के लिए, मोनो ठंडे इलाकों के लिए। देखें ये जो इतना माइनर इफेक्ट है इसका ठंडे और गर्म के लिए कि पोली जो है वो हाई टेम्परेचर जितना अच्छा काम करता है उतना लो करता है, एट द एंड ऑफ द डे यू गेट द सेम रिजल्ट, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट है। वेयरएज आई थिंक ये जो नए पैनल्स आ रहे हैं उनके तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स वैसे ही बहुत अच्छे हैं, उनके मोनो के टेम्परेचर कोएफिशिएंट एज कंपेयर टू पोली बहुत बेहतर आ रहे हैं। जस्ट 3 इयर्स बैक हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंसी था अराउंड 0.414, 0.42, 0.47 तक भी होता था। उस वक्त 0.42 को ही आ जाता था तो लोग कहते थे कि ये असल में माइनस में ही होता है, तो बहुत खुश होते थे लोग। अब जो बड़े सोलर पैनल्स आ रहे हैं उनका 0.35, 0.34 तक भी आया है। ठीक है, अब ये जो हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंसी, इसका मतलब अगर मैं बताऊँ वो ये है कि with every degree rise in cell temperature, not the ambient temperature of the environment, the cell temperature, there is a drop in power of 0.35. अगर temperature coefficiency 0.35 है, every rise in degree in temperature, there is a drop in power of 0.35% of the module. So अब आप कैलकुलेट देखें, अगर हमारा 25 टेम्परेचर हो तो 45 से 50 तो वैसे ही सोलर पैनल के सेल का होगा। अगर 45 हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर हो तो 70 पहुंच जाता है। पंजाब के इलाकों की बात करते हैं या स्पेशली लाहौर की बात करते हैं तो यहाँ पे तो 40-45, वो तो मेरे ख्याल से 6 महीने साल में 40 से 45 के दरमियान ही टेम्परेचर रहता है। बिल्कुल, और वहाँ इसीलिए ड्रॉप बहुत ज़्यादा आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंसिडर करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच वकार साहब, बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन आपने हमें डिलीवर किया और उम्मीद है कि आप लोगों को सोलर पैनल की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और डेटा शीट के ऊपर मौजूद जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उनके बारे में आपको काफ़ी हद तक नॉलेज मिला होगा। अगर आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं, आप कोई भी मज़ीद डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए हुए हमारे नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे के हमारे एक्सपर्ट से उनका आंसर भी ले सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसकी मैक्सिमम डिटेल में हम आपको उनके आंसर्स दें। थैंक यू वेरी मच।